हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स लेकर हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस हफ्ते के रहे हैं, जो काफी डिस्कशन में रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं, उन सारे टॉपिक को जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक टॉपिक को हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इत्मीनान से डिस्कस करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। बस आप इन टॉपिक्स को देखते जाइए। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईटी के एक टॉपिक को, जिसे डार्क पैटर्न्स के नाम से जाना जाता है। डार्क पैटर्न्स क्या हैं? फिर उसके बाद हम लोग हेल्थ से जुड़ा एक टॉपिक लेंगे, ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। गैलियम नाइट्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक नैनो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ग्रीन मेथनॉल क्या होता है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। H9N2 वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन्स क्या है? अभी तक आप लोगों ने हाइड्रोजन कार्स के बारे में देखा, हाइड्रोजन बस के बारे में सुना, हाइड्रोजन ट्रेन भी अब इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज का सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पहला टॉपिक लेते हैं वो है डार्क पैटर्न्स। तो डार्क पैटर्न्स को पहले थोड़ी बातें मैं समझा देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कभी आप लोगों ने वेबसाइट को, जब भी किसी बड़ी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं, चाहे वो गूगल खोलते हैं, चाहे वो फेसबुक खोलते हैं, या फिर किसी तरीके से किसी भी बड़े वेबसाइट पर आप चले जाते हैं, तो कभी कभी आपको देखने, या कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पर एक छोटा सा सेक्शन बनकर सामने आ जाता है। और उस सेक्शन के अंदर जो है वो अनस्टॉपेबल एक वीडियो प्ले हो जाता है, या फिर कोई एड्स हमको दिखने लगता है और हम चाहकर भी उस एड को वहां से डिलीट नहीं कर पाते, या फिर हम चाहकर भी उस वीडियो को पॉज नहीं कर पाते, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीजें, फीचर्स दिखने लगते हैं जो हमें डायरेक्ट करती हैं दूसरी वेबसाइट पर लेकर जाती है। हमने जैसे उसको क्लिक किया, हमें वो अट्रैक्टिव लगती है, और जैसे हमने क्लिक किया वो दूसरी वेबसाइट पर आपको ले जाकर लैंड करा देती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते थे वो इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट आपको देती है। फिर आप जो है फिर और भी वेबसाइट उसमें कहीं और क्लिक करते हैं तो फिर कहीं और डायरेक्ट हो जाते हैं। ऐसी करते हुए आप बहुत समय अपना इंटरनेट पर देते हैं, लेकिन आपको काम की चीज नहीं मिल पाती है। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि आपसे कुछ वेबसाइट जो है सब्सक्रिप्शन कहती हैं, हमारी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जब तक आप उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक वो आपको एक्सेस नहीं करने देंगी। और जब आप कहते हैं कि और फर्स्ट मंथ उसमें कह देते हैं फ्री है, उसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो जब आप पहले महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस वक्त आपसे क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो है वो डिटेल्स ले ली जाती हैं और कहा जाता है नेक्स्ट मंथ से आपका पैसा कटेगा, इस मंथ नहीं कटेगा। और आप भूल जाते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन लेकर, क्योंकि उस वक्त आपको जरूरत होती है। और फाइनली जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, आप भूल जाते हैं और अगले महीने अपने आप ऑटो जो है वो आपके पैसे जो है वो कट जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके डेबिट कार्ड से। ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जरूर इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डार्क पैटर्न्स कहलाती हैं, या इसे ही डिसेप्टिव पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। तो डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न्स क्या होता है? जब आप वेबसाइट पर पहुंचते हैं और वो वेबसाइट आपसे अनवांटेड, ठीक है, आपसे चीजों को एक्सेस कराती हैं, आपको अनवांटेड चीजें दिखाती हैं जो आप नहीं देखना पसंद करते, आप किसी सब्सक्रिप्शन को लेना नहीं पसंद करते, लेकिन वो जबरदस्ती आपको सब्सक्रिप्शन करवाती हैं, ठीक है, अनवांटेड चीजें दिखाती हैं। तो इसे ही हम लोग डार्क पैटर्न्स कहते हैं, डिसेप्टिव पैटर्न्स कहते हैं। और ये अनइथिकल होता है, इंटरनेट की दुनिया में इसे अनइथिकल माना जाता है। लेकिन आज आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, खास करके जो
बिग टेक फर्म्स हैं, बिग टेक फर्म्स है, वो सब के सब इसका यूज करती हैं। आप अमेजॉन पर चले जाइए, स्काइप पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, लिंक्डइन पर चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट पर चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट की बजाय गूगल पर चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए आपको डार्क पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और तो अब बात आती है कि सर ये डार्क पैटर्न तो समझ में आ गया कि क्या चीज है, तो ये क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है, क्यों इतना डिस्कशन में है? डिस्कशन में यह है कि पूरी दुनिया बड़ी अलर्ट हो रही है। अब जो आपका कस्टमर है या कंज्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा अवेयर हो चुका है, उसे नहीं देखना बुरी जो वो नहीं देखना चाहता, उसे नहीं देखना, आप उसे परेशान नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कंज्यूमर, क्योंकि इंटरनेट को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना है, तो कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए डार्क पैटर्न जैसी चीजों को हटाना पड़ेगा। इसलिए काफी डिस्कशन में है, पूरी दुनिया में इस पर है कि इस पर बैन लगना चाहिए। हर कंट्री जो है वो डार्क पैटर्न्स को वो वेबसाइट जो कंपनियां हैं, बिग टेक कंपनियां हैं, उनसे कहे कि इस तरीके के डार्क पैटर्न्स को बैन करें, उसे हटाएं, वरना हम उनकी वेबसाइट पर को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके की एक हरकत हुई थी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में हुआ क्या कि अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन जब लेता है इंसान, तो अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले तो बहुत जल्दी ले, मतलब अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो बहुत आसानी से किसी ने ले लिया। ठीक है, उसने अपना सारा डिटेल डाल दिया, सारी अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन अमेजन प्राइम का जब सब्सक्रिप्शन वो कैंसिल करने के लिए जाता था, तो अमेजन की जो वेबसाइट है वो उससे इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करवाती थी, इतनी सारे, पहले इसे आप फिल करिए, फिर उसे फिल करिए, फिर उसके बाद यहां पर जाइए, फिर वहां पर जाइए, ऐसा करके वो इतना घुमाती थी कि जो कंज्यूमर होता था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। ये चीज वहां के यूरोपियन यूनियन के उसमें चला गया, कोर्ट में चला गया। और जब यूरोपियन यूनियन के कोर्ट में चला गया तो वहां पर मामला क्या हुआ कि वहां यूरोपीय यूनियन की कोर्ट में जब ये गया तो बहुत ही सख्त फैसला वहां की कोर्ट ने दिया कि देखिए साहब, इस तरीके से आप घुमा नहीं सकते हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो जितना इजीली प्रोसेस आपने सब्सक्रिप्शन लेने का किया है उतना ही इजी बनाइए सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने का। तो बिना किसी लाग लपेट के आप तुरंत सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करिए। और बहुत ही सख्त आदेश जो है वहां के यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज ने दिए, और फाइनली जो है अब वहां पर सब्सक्रिप्शन जो यूरोपीय अमेजॉन के जो सब्सक्रिप्शन था उसको बहुत ही आसानी से अब कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरीके के केसेस अब पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लोग जो है केस को दायर कर रहे हैं और बड़ी बातों पर डिस्कशन हो रहा है कि नहीं भैया, ये जो ब्लैक पैटर्न्स हैं इसको अब बैन करना चाहिए, वरना इससे कंज्यूमर को बड़ा नुकसान होता है, उसका टाइम खराब होता है, उसके पैसे खराब होते हैं। ठीक है, पैसे खराब होते हैं। अच्छा, इससे जो है इन बिग टेक जो वेबसाइट कंपनियां हैं इनको फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती का ऐड दिखाते हैं। आप कुछ भी है, आप जबरदस्ती का ऐड देखेंगे, 10 चीजें आप ऐड में देखेंगे, आप उसे कट भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी मजेदार, कि जब कभी इस तरीके की ऐड आते हैं या कोई ऐसा वीडियो चल रहा होता है तो उसका कट करने का आप ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज को, बहुत मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज पर आप ध्यान दिया होगा कि जो उसको कट करने का ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि वो कट करने का ऑप्शन नहीं देते, लेकिन वो कट करने का ऑप्शन कहीं किनारे पर रहता है, ऐसे करके बना होता है, और वो ग्रे कलर में या बिल्कुल हल्के कलर में देते हैं कि आपको वो दिखे ही ना। आप चाहकर भी, मतलब अगर उनसे कोर्ट में कहा जाएगा कि भाई आपने कट करने का ऑप्शन नहीं दिया, आप इसको डिलीट करने का ऑप्शन आपने नहीं दिया था जब वो वीडियो प्ले हो रहा था, तो वो कहेंगे नहीं हमने दिया था, देखिए, लेकिन वो देखिए वो दिखता ही नहीं है। वो दिखा तो देंगे अपने लेवल पर, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। वो किनारे जो है बिल्कुल हल्का सा ग्रे कलर में या बिल्कुल हल्के कलर में मौजूद होगा, जो आपको नहीं दिखेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से हमें वीडियो को डिलीट, मतलब कट करना है, उसे उस वीडियो ऐड को हम नहीं देखना चाहते, उस ऐड को कहां से कट करना वो आपको नहीं दिखेगा। तो ये खेल खेलती हैं कंपनियां। इसकी वजह से क्या होता है, वो ऐड दिखाती हैं और उनको जो है वो कंपनियां पैसा देती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैसा देते हैं, तो हर तरीके से वो पैसा कमाती हैं और आपका टाइम खराब होता है। आप जिस काम करने को पहुंचे हैं वो काम सही से हो नहीं पाता है और फिर उसके बाद आप उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको नुकसान पहुंचता है, नुकसान। तो अब ये डिस्कशन जो डार्क पैटर्न है या डिसेप्टिव पैटर्न है, इसका डिस्कशन पूरी दुनिया में चल रहा है और अब हर देश जो है इस पर बैन की बात कर रहा है कि नहीं, ऐसी बिग टेक जो कंपनियां हैं उनको ऐसे ऐड या इस तरीके के डार्क पैटर्न्स को अब अपने वेबसाइट से हटाना चाहिए। तो
आप लोगों की क्या राय है कि वाकई में इसे हटाना चाहिए? आप लोगों ने क्या इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी है? अगर फेस करी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसमें कितना टाइम खराब किया, बहुत टाइम इसमें खराब होता है, लिटरली बहुत टाइम खराब होता है। मैंने खुद कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक चीज को ढूंढने गया हूं, एक चीज को सर्च कर रहा हूं और करते करते घंटों बीत गया और मैं अपना काम नहीं कर पाया। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मैं लैंड कर गया, दूसरे से तीसरी वेबसाइट पर लैंड कर गया और ऐसे ही करके घंटों मेरे खराब हो गए। आपके खराब हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के खराब हुए। इसे ही डार्क पैटर्न कहते हैं, इसे ही डिसेप्टिव पैटर्न कहते हैं और ये आज इस हफ्ते काफी डिस्कशन में रहा। ठीक है, तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। ब्रेन ईटिंग अमीबा एक नया ऑर्गेनिज्म, अब नया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि एक नए तरीके के केसेस अब सामने देखने को मिल रहे हैं। हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, हम लोग जो है वो मंकी पॉक्स से लड़ रहे हैं और अभी हमारे सामने एक नया चीज सामने आ गया है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, अमीबा पहली बात तो समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसी तरीके से फंगस होता है, उसी तरीके का एक स्पीसीज होती है, एक कह सकते हैं एक पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है जिससे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया होता है तो वो प्रोकैरियोटिक होता है, उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोश की जीव है, सिर्फ एक कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। तो एक कोश की जीव है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये अमीबा ये एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है। और ये जो अमीबा होता है ये इसके कई टाइप होते हैं, मतलब इसकी कई स्पीसीज पाई जाती हैं, कई इसके टाइप होते हैं। तो उनमें से ये सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसी की एक टाइप है जिसका नाम है निग्लेरिया फॉलरी। क्या नाम है इसका? नेग्लेरिया फॉलरी। तो ये जो नेग्लेरिया फॉलरी है ये मोस्टली जो है वार्म फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं, सोते होते हैं, वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, जहां पे झरने, जो गरम गरम झरने निकलते रहते हैं, जमीन से पानी गरम गरम निकलता रहा, वहां पाए जाते हैं। नदियों में पाए जाते हैं और साथ ही साथ झीलों में पाए जाते हैं। तो ये जो निग्लेरिया फॉलरी है ये यहां सब में पाया जाता है। और जब कभी भी कोई वहां पर नहाने जाता है या वहां पर कहीं पर बैठा हुआ है, वहां पर नहाने पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नहाते वक्त ये उसके पानी में पाया जाता है और वो उसकी नाक में इंटर कर जाता है, पानी के साथ नाक में इंटर कर जाता है और नाक से होते हुए ये ब्रेन में पहुंच जाता है। और जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो एक बीमारी कॉज करता है, एक डिसीज कॉज करता है, यानी इसका जो इन्फेक्शन है वो एक डिसीज कॉज करता है जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है? प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से या पैम के नाम से इस बीमारी को कहते हैं। तो इसके फीचर क्या होते हैं कि जब ये जो अमीबा है आपके ब्रेन में पहुंचता है तो अमीबा ब्रेन में पहुंचने के बाद क्या करता है कि आपके ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। कितना खतरनाक, कितना डेंजरस है। ठीक है, ये आपके ब्रेन को खाना शुरू कर देता है, उसी को खाकर अपना पेट भरता है। अब जब ब्रेन को खाया जाता है तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इसी को मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। कहीं पर भी अगर आइटिस लास्ट में लग जाए, ठीक है, तो समझ लीजिएगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन आ जाना। जैसे पेंक्रेटाइटिस यानी कि पेंक्रियास में सूजन आ जाना। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस आंखों में सूजन आ जाना। ठीक है, इसी तरह से हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में, हेपेटिक सिस्टम लिवर को कहते हैं, तो हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में सूजन आ जाना। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आइटिस लास्ट में अगर किसी ऑर्गन के लास्ट में लग जाए तो समझ लीजिए कि उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये मेनिंजेस होती हैं ब्रेन में, तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी पूरे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और ये ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पहले सर में दर्द होता है, ठीक है, बहुत तेज बुखार होगा, फिर कंफ्यूज रहेगा जो पेशेंट है, उसको बेहोशी आएगी, उसको झटके लगेंगे और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके के केस में पहली डेथ रिपोर्ट की गई है। कहां पर रिपोर्ट की गई है? ये रिपोर्ट की गई है कहां पे? साउथ कोरिया में। और ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है भाई। नहाने तो बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं, स्प्रिंग्स में जाते हैं, झरनों में जाते हैं, और वहां पर अगर ये पाया गया तो क्या हो सकता है। तो अभी इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा केस जो है वो साउथ कोरिया में देखा गया है। सबसे पहले ये जो केस है वो ऑस्ट्रेलिया में 1965 में इसका केस देखा गया था, निग्लेरिया
फाउलरी का, और उसके बाद जो है लेकिन कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई थी, लेकिन अभी हाल में साउथ कोरिया में इसकी डेथ रिपोर्ट की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको होप की। और अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, ना इसका कोई प्रिवेंशन है ना कोई ट्रीटमेंट है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, लेकिन वो इस अमीबा पर असर नहीं डालती हैं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब से ये हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से देखा कि कुछ नई नई तरीके की बीमारियां निकल कर आ रही हैं। मतलब पहले ये बीमारियां जो हैं वो पता नहीं, बहुत सारी बीमारियां बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन बहुत सारी बीमारियां कभी उनके जो मतलब कह सकते हैं ना, उनके केसेस देखने को नहीं मिलते थे। ये 1965 में इसको सबसे पहले देखा गया, लेकिन उसके बाद केसेस इतने दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब केसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, केसेस जो हैं ज्यादा भी हो रहे हैं, अजीबोगरीब केसेस, बीमारियों के अजीबोगरीब बीमारियों के केसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस जो नई नई बीमारियां डेवलप हो रही हैं, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं नई नई बीमारियां हैं या पुरानी बीमारियां थी लेकिन वो उनके केसेस अब ज्यादा दिखाई देने लग रहे हैं, तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये क्लाइमेट चेंज इसका कारण हो सकता है, इसका कॉज हो सकता है, या फिर कुछ नई डिसीजेस डेवलप हो रही हैं? ठीक है, ये हो सकता है, या हो सकता लैब में कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं, इसकी वजह से ऐसा है। क्या कॉजेस हो सकते हैं? मैं इस चीज को आपसे जानना चाह रहा हूं, तो इस चीज को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आखिर नई नई बीमारियां क्यों, उनके केसेस क्यों दिखाई ज्यादा पड़ रहे हैं, अजीबोगरीब बीमारियों के केसेस क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कारण हो सकता है। फिर उसके बाद मैं कमेंट करूंगा कि एग्जैक्टली क्या कॉज मैं सोचता हूं कि इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा कि मेरे हिसाब से, या मैं जो साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ता हूं उसके हिसाब से क्या कॉज इसके हो रहे हैं और कैसे हैं। तो जरूर इसको बताइएगा। ठीक है, आप भी सोचिए, जरा सोचिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहा कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे से काम करने के लिए और बेहतर काम करने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी को देने के लिए। तो जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, गैलियम नाइट्राइट। ये भी इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा। असल में गैलियम नाइट्राइट क्या है? गैलियम नाइट्राइट जो है वो गैलियम और नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंस है। गैलियम और नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंस है, और ये जो है मैकेनिकली स्टेबल और वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर की तरह से यूज होता है। ये सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसका यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। ठीक है, इसके अलावा सोलर पावर में होता है और बहुत सारी जगहों पे होता है। तो जिस तरीके से सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसी तरीके से ये गैलियम नाइट्राइट का भी यूज एज अ सेमीकंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इसके अलावा जो है वो एक्चुअली ये जो गैलियम नाइट्राइट है ना, ये ब्लू कलर की लाइट को इमिट करता है, तो इसका यूज जो है एलईडी लाइट्स में भी होता है। ब्लू कलर की लाइट इमिट करने की वजह से इसका यूज एलईडी लाइट्स में भी होता है। इसके अलावा ये जो ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क जिसके अंदर आप जो है वो मूवीज वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो पावर डिवाइसेस में भी होता है। ठीक है, इसका यूज जो है लेजर्स बनाने में भी यूज होता है। इसका यूज जो है वो लाइट के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, तो इनमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, लाइट के जरिए जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी इसका यूज होता है। तो सर नया क्या है? आप जब ऑलरेडी ये यूज होता है तो इस हफ्ते ये चर्चा में क्यों रहा, क्यों ये डिस्कशन में रहा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्या नई बात पता चली? हाँ, तो ये बात है कि ये ऑलरेडी गैलियम नाइट्राइट जो है वो पुराना सब्सटेंस है, सब कुछ है, इसका यूज ऑलरेडी बहुत जगह पर हो रहा है। लेकिन नई बात इस हफ्ते ये रही कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR ने एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसने पहली बार इसकी एक अलग प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया है। क्या प्रॉपर्टी की डिस्कवर की है? कि ये जो गैलियम नाइट्राइड है, ये इसका एक नैनो स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि एक नैनो पार्टिकल्स इससे बना है, नैनो स्ट्रक्चर इसका बना है गैलियम नाइट्राइड का। और ये जो गैलियम नाइट्राइड है, ठीक है, नाइट्राइड है या गैलियम नाइट्राइड है, इसका जो नैनो स्ट्रक्चर बनाया है, इसका क्या फीचर है, क्या फीचर है जो कि बिल्कुल अभी नया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, यहां के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है कि ये जो गैलियम नाइट्राइड है, ये इंफ्रारेड रेज को एब्सॉर्ब कर सकता है और इंफ्रारेड रेज को
इमिट कर सकता है, यानी कि ये निकाल सकता है, अपने अंदर अवशोषित भी कर सकता है और ये इमिट भी कर सकता है, यानी अपने अंदर से निकाल भी सकता है। ये पहली बार इस प्रॉपर्टी को देखा गया है। तो जब पहली बार इस प्रॉपर्टी को देखा गया है तो ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब कि अगर हम कहीं पर इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करना चाहें, इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करना चाहें या इमिट करना चाहें तो इसका हम यूज कर सकते हैं, गैलियम नाइट्राइड का यूज कर सकते हैं। तो अक्सर जो आर्मी के लोग होते हैं, तो आर्मी के लोग जब लड़ाई के मैदान में रात के अंधेरे में लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर इंफ्रारेड रेस का यूज करते हैं, ठीक है, अपने जो दुश्मन को है उसको ढूंढने के लिए, साथ ही साथ मैसेज को कन्वे करने के लिए इन सब का यूज इंफ्रारेड रेस के माध्यम से किया जाता है। तो अगर गैलियम नाइट्राइड की प्रॉपर्टी ये है कि वो पहले ब्लू लाइट करता था, वो तो यूज हो ही रहा है ऑलरेडी यूज, लेकिन गैलियम नाइट्राइड की ये नई प्रॉपर्टी जो पता चली है कि ये इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो कि आर्मी पर्सनल्स के काम आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली टेक्निक में किया जा सकता है, साथ ही साथ इमेजिंग में किया जा सकता है, सेंसर्स बनाए जा सकते हैं, इसके सेंसर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन होगा अगर ये प्रॉपर्टी इसने हमारे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने अगर इसकी ये नई प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया है तो इसका यूज फ्यूचर में डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, इमेजिंग में और सेंसिंग में इसका यूज किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और इसको, इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर किसने किया? क्या हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने। तो ये बड़ी बात है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गैलियम नाइट्राइड आपको होप कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है और क्यों ये इस हफ्ते चर्चा में रहा। तो गैलियम नाइट्राइड ऑलरेडी यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क में यूज होता है, पावर डिवाइसेस में यूज होता है, लेजर्स में यूज होता है, फोटोनिक्स में यूज होता है। लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है कि वो इंफ्रारेड रेस को निकाल सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है, अब इसका यूज और फर्दर हो पाएगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो होप कि ये बात भी आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रीन मेथनॉल की बात करते हैं। तो ग्रीन मेथनॉल क्या है, क्यों ये डिस्कशन में रहा? तो सर ग्रीन मेथनॉल की जो डिस्कशन में रहा इसलिए रहा क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने की जो कंपनी है इंडिया में, थर्मल पावर जो प्रोड्यूस करती है उसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। और टेक्नीमॉन्ट, इटली बेस्ड कंपनी है टेक्नीमॉन्ट। तो ये जो टेक्नीमॉन्ट कंपनी है इटली बेस्ड, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें वो एक्सप्लोर करेंगे ग्रीन मेथनॉल के प्रोडक्शन फैसिलिटी को एनटीपीसी में, यानी एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में टेक्नीमॉन्ट जो कंपनी इटली की है, ये दोनों मिलकर, यानी एनटीपीसी और टेक्नीमॉन्ट दोनों मिलकर एनटीपीसी के अंदर जो है ग्रीन मेथनॉल को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप कहेंगे सर ग्रीन मेथनॉल को क्यों एनटीपीसी में प्रोड्यूस करेंगे? असल में ऐसा होता है कि ये जो ग्रीन मेथनॉल होता है इसका बड़ा यूज है। क्या, पहली बात तो मेथनॉल समझ लीजिए, फिर उसके बाद ग्रीन मेथनॉल समझिए। देखिए मेथनॉल जो होता है वो CH3OH, ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इसका यूज किया जाता है सबसे पहले तो ये इसका यूज किया जाता है एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरीके से, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि ग्रीन एनर्जी है। तो अगर हम मेथनॉल का यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, अपनी कारों में, इवन कि इसका यूज जो है मैरीटाइम फ्यूल की तरह से यूज किया जा सकता है, जो हमारे पानी के जहाज होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है अपनी गाड़ियों में, एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, अपने शिप्स में इसका यूज कर सकते हैं। और ये ग्रीन एनर्जी की तरह से देखा जाता है, यानी ऐसी एनर्जी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा जो है इसका यूज जो है वो इंडस्ट्रीज में भी होता है, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। सॉल्वेंट का मतलब जो चीजों को डिसॉल्व करे, तो एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसका। तो ये हमारी केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है मेथनॉल का, और साथ ही साथ इसका यूज जो है वो एनर्जी फ्यूल की तरह से भी यूज होता है, हर तरीके के फ्यूल की तरीके से इसका यूज किया जाता है। और क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है तो ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेथनॉल है, ठीक है,
इसी को प्रोड्यूस करेंगे कहां पर, एनटीपीसी में। लेकिन सर ग्रीन मेथनॉल क्या है? मेथनॉल का तो समझ में आ गया सर, एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा। लेकिन ग्रीन मेथनॉल क्या है? मेथनॉल और ग्रीन मेथनॉल में क्या फर्क होता है? तो देखिए सर, मेथनॉल जो है वो है तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर फ्यूल है, सब कुछ है, लेकिन मेथनॉल को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आपने पता लगा ग्रीन एनर्जी मेथनॉल को प्रोड्यूस तो किया, लेकिन उसके प्रोड्यूस करने में आपने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी कि पता लगा इधर हम मेथनॉल को यूज करके जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम कर रहे हैं, और वहां पर आपने उसको प्रोड्यूस करने में इतनी ग्रीन हाउस गैसेस निकाल दी, आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी या और भी गैसेस निकाल दी। तो ऐसे मेथनॉल को हम प्रोड्यूस करने का क्या फायदा? तो हमने देखा कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि हम मेथनॉल प्रोड्यूस भी करें और हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी ना प्रोड्यूस हो। तो मेथनॉल तो ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी की तरह से काम आ जाएगा, और उसको प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस हम अपनाएं उस प्रोसेस में भी हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस ना निकालें। तो इससे इस प्रोसेस से, यानी कि जिसमें हम लोग ग्रीन मेथनॉल को प्रोड्यूस करने में भी किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस ना निकालें, और साथ ही साथ मेथनॉल को यूज करें तब भी ग्रीन हाउस गैस ना निकले या बहुत कम निकले, तो इस तरीके का जो मेथनॉल पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसे ग्रीन मेथनॉल कहते हैं। ग्रीन मेथनॉल का मतलब वो मेथनॉल जो कि ग्रीन एनर्जी से पैदा किया जाए, ऐसी प्रोसेस से पैदा किया जाए कि उसको प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैसेस ना निकले, ठीक है, ना निकले, इवन कि वो एनवायरमेंट पोल्यूशन को और कम करे, तो इसे हम ग्रीन मेथनॉल कहते हैं। अब ग्रीन मेथनॉल को कैसे एनटीपीसी से निकाला जाएगा? एनटीपीसी से एक्चुअली जब एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो होता है, जो थर्मल पावर प्रोड्यूस होती है, उस थर्मल पावर में क्या जलाया जाता है? ठीक है, कोयला जलाया जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, रुकिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जब थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाकर क्या किया जाता है? वाटर को बॉयल किया जाता है, इससे स्टीम जनरेट होती है, और फिर इसी स्टीम से क्या होता है? टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है, टरबाइन घुमाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो कोयले को जलाकर हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। किसमें? नेशनल थर्मल पावर से में। तो और इंडिया में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही, जो आपके घरों तक पहुंच रही है, वो थर्मल पावर से पहुंच रही है। तो थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कोयले की जरूरत है, ठीक है, कोयले की जरूरत, तो कोयले को जलाना जरूरी है। अब कोयले को जब आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत सारी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, बात सही है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहां पर क्या किया जाएगा? देखिए कितनी चालाकी से, कितनी मजेदार तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशंस पे निकल रही है, जो कि एटमॉस्फेयर में जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, समझिएगा कि थर्मल पावर स्टेशंस के में बिजली को पैदा करने के लिए जो कोयला हम जला रहे हैं, उस कोयले को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है, सेपरेट और कैप्चर कर लिया जाएगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया गया, और साथ ही साथ हमने पानी को, वाटर को ब्रेक किया। किससे ब्रेक किया? हमने सोलर पावर से। सोलर पावर की मदद से, यानी जो सूरज की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, उस सोलर पावर की मदद से हमने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और हाइड्रोजन प्रोड्यूस की। इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। जब सोलर पावर की मदद से या किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जब हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को भी प्रोड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, जैसे कि सोलर पावर है, विंड पावर है, उससे हम वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दें और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की मदद से तैयार की जाती है, इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और तो मतलब यह हुआ कि हमने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को सोलर पावर की मदद से या किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हमने ब्रेक किया, जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। यानी कैसी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। इसे क्या बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कहेंगे। अब क्या हुआ कि हमने थर्मल पावर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और यहां से जो है ग्रीन एनर्जी की मदद से हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस की, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को और इस ग्रीन हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट कराया, ठीक है।
कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने कैप्चर किया था उस थर्मल पावर स्टेशन से, और साथ ही साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की, इसको हमने रिएक्ट कराया, और फिर इसके बाद यहां पर रिएक्ट हुई, ये दोनों रिएक्ट हुई, तो सी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट की, और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन जब रिएक्ट किया तो इससे जो कंपाउंड बना CH3OH, यानी कि मेथनॉल बना। और ये जो मेथनॉल बना, ठीक है, ये जो मेथनॉल बना ये कहलाएगा ग्रीन मेथनॉल। अब कहेंगे सर क्यों ग्रीन मेथनॉल कहलाएगा? ये ग्रीन मेथनॉल इसलिए कहलाएगा, सबसे पहले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन इस मेथनॉल को बनाने में यूज हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके यूज की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉज करती, लेकिन यहां पर हमने क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, तो इस थर्मल पावर स्टेशन से जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा था उसको भी हमने रोक लिया, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन हमने यहां पर यूज करी है उसको ग्रीन एनर्जी से हमने प्रोड्यूस करी है, तो उसका हमने मदद ले ली। तो एक तरीके से यहां पर भी जो इमिट यहां पे पॉल्यूशन हो रहा था उसको भी रोका गया, और यहां पे भी कोई पॉल्यूशन हमने नहीं होने दिया, और इसकी मदद से हमने क्या किया, एक मेथनॉल तैयार किया। यह मेथनॉल पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी से और साथ ही साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक कर बनाई गई, तो इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे ग्रीन मेथनॉल। ग्रीन मेथनॉल का मतलब ऐसा मेथनॉल जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाया जाए और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है उसको कम करके पैदा किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन मेथनॉल कहेंगे। बिल्कुल बात हमको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। मतलब इसको बनाने में, ग्रीन मेथनॉल को बनाने में किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसी तरीके का ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकले, इवन ग्रीन हाउस गैसेस को हम यहां से और कैप्चर करके और रोक रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रीन मेथनॉल तैयार कर लिया। अब जब ग्रीन मेथनॉल तैयार हो गया तो ये थर्मल पावर स्टेशन से हमने ग्रीन मेथनॉल तैयार कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि अपने एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, और अगर हमने इसको फ्यूल की तरह से यूज किया तो अब ये जब जलता है, मेथनॉल जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये मेथनॉल के जलने से किसी भी तरीके की हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती, बल्कि वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ कुछ और भी हल्की फुल्की गैसेस, मतलब कि जितना पोल्यूशन हम लोग गैसोलीन जलाने में, पेट्रोल जलाने में करते हैं उससे बहुत 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 कम पोल्यूशन जो है मेथनॉल का यूज करने पर होगा, इवन कि मतलब उसको ना के बराबर मान लें। तो इससे क्या होगा कि हमने ग्रीन तरीके से मेथनॉल प्रोड्यूस भी किया, ग्रीन मेथनॉल, और साथ ही साथ उसको यूज करके अपनी गाड़ियों में हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, जो कि पहले पेट्रोल जलाने से हो रहा था, वो भी कम कर दिया। तो उधर पैदा करने में भी हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करी, और साथ ही साथ यहां पर हमने मेथनॉल का यूज करके अपनी गाड़ियों में उससे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोका। तो ये इस तरीके से क्या होगा, इससे बहुत फायदे होंगे। और इसी फायदे को देखते हुए नीति आयोग ने, याद रखिएगा, नीति आयोग ने क्या किया कि नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम चलाया। याद रखिएगा, नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम चलाया है, जिसमें कहा गया है कि हम अपने गैसोलीन में, जो कि ये आपके पेट्रोल और डीजल या गैसेस होती हैं जिसको हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं या फिर व्हीकल्स में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, इसमें हम 15% ब्लेंडिंग करेंगे, यानी 15% हम मिला देंगे। क्या मिला देंगे, ग्रीन मेथनॉल। और जब ग्रीन मेथनॉल इसके अंदर मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि हम 15%, अगर हम पेट्रोल की जगह पे 15% अगर मेथनॉल मिला देंगे तो क्या होगा कि जो हम वहां पर पेट्रोल तो हमें खरीदना पड़ता है बाहर के देशों से, तो जब बाहर के देशों से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है या डीजल खरीदना पड़ता है, तो अगर हम 15% ग्रीन मेथनॉल यूज करेंगे तो 15% पेट्रोल या डीजल हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक जो हम विदेशियों को पैसा दे रहे हैं वो देना बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है। तो जब हम 15% मेथनॉल गैसोलीन में मिला देंगे तो इससे क्या होगा, 15% रिडक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ गैसोलीन या क्रूड ऑयल। तो इससे क्या होगा, गैसोलीन और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में 15% की कमी आएगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। समझ में आ रही बात, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करते रहिए, बिल्कुल कमेंट करते रहिए। मैंने कहा ना कि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो गैसोलीन में अगर हम 15% मेथनॉल में मिक्स कर देंगे तो हमें हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी लगभग 20% तक कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कम, क्योंकि मेथनॉल जो है वो ग्रीन एनर्जी मानी जाती है, तो इसका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का लगभग 20% इमिशन भी कम हो जाएगा, ठीक है।
और इससे क्या होगा कि हमारे जो है पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। हमें क्लीन, हमारे क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिलेगा। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती हैं हमारे गैसोलीन या क्रूड ऑयल के जलने से हमारी गाड़ियों से, ठीक है, उसका भी पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो एक तरीके के क्या हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम हो गए, कि आपने पता लगा ग्रीन, यहां पर क्या किया, एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस पे क्या किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ग्रीन मेथनॉल बनाया, तो वहां से पोल्यूशन कम किया, ठीक। और फिर उस मेथनॉल को यूज करके यहां पे पोल्यूशन कम किया, जो हमारे क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल से जो पोल्यूशन हो रहा था उसको भी कम किया, और साथ ही साथ आपको फायदा भी हुआ, ठीक है, फायदा भी हुआ, इकोनॉमिकल फायदा भी हुआ। और साथ ही साथ जब मेथनॉल प्रोड्यूस होगा तो मेथनॉल बनाने की जो फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, मेथनॉल को बनाने में जो फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, इससे माना जा रहा है कि लगभग इंडिया में 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, 5 मिलियन जॉब्स। तो 50 लाख लोगों को इससे नौकरी भी मिलेगी। अगर मेथनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तो इससे 50 लाख लोगों को जॉब भी मिलेगी, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। तो जॉब भी मिल रही है, पैसे की बचत हो रही है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो सोचिए और क्या चाहिए आपको, ठीक है, और क्या चाहिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यही चीज है जिसके बारे में ये काफी डिस्कशन में हो। तो इसी को करने के लिए एनटीपीसी और साथ ही साथ टेक्नीमॉन्ट इटली बेस्ड कंपनी ने आपस में एमओयू साइन किया है कि हम एनटीपीसी में रहकर एनटीपीसी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके उससे मेथनॉल प्रोड्यूस करेंगे। तो होप कि 101% आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी और मजा भी आया होगा जानकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर वाकई में आपको फायदा पहुंच रहा है, आपको वाकई में मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको अगर कुछ दे पा रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एग्जैक्टली आपको मजा आ रहा है, इस चीज को जानकर समझकर मजा आया। और मैं इस पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करेंगे और साथ ही साथ मुझे इससे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं और नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं, H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो बनाई है किसने, इस वैक्सीन को ICAR, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, ICAR के इसे निषाद कहा गया है, ठीक है। तो निषाद का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज। ये आई से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये के अंदर में ये रिसर्च स्टेशन आता है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम निषाद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज है, जो भोपाल में मौजूद है। तो इसने एक वैक्सीन बनाई है, H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने वाली वैक्सीन बनाई है, उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनाई है। किसके लिए बनाई है, इन एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब ये हो जाता है कि जो बर्ड फ्लू हम बोलते हैं, तो बर्ड फ्लू को रोकने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, जिसको जो है वो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, ठीक है, वहां पर यूज किया जाएगा, जिससे कि एवियन इन्फ्लुएंजा ना फैलने पाए और इससे जो है बहुत सारी मुर्गियों को, बहुत सारे लोगों, जानवरों को बचाया जा सके और साथ ही साथ इसके इफेक्ट से इंसानों को भी बचाया जाए। तो इस वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी वैक्सीन बनाई गई, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, तो ये इंस्टीट्यूट तो है भाई, इसके साइंटिस्ट ने तो डिस्कवर कर दिया या उस तरीके की वैक्सीन बना दी, लेकिन अब इसको 4 अलग अलग फर्म को, जो कि फार्मा फर्म्स हैं, उनको दे दिया गया है, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है कि अब इस टेक्नोलॉजी का लेकर आप जो है इस वैक्सीन का प्रोडक्शन करें। हम प्रोड्यूस नहीं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे और आप जो है मास लेवल पर प्रोड्यूस करिए। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्ट वो हैं, कह सकते हैं कंपनीज हैं, 4 प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ये इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या ये इंसानों को लगाई जाएगी या जानवरों को लगाई जाएगी, ये जानवरों को लगाई जाएगी, चिकन्स, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन टेक्नोलॉजी फॉर H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इन चिकन्स टू 4 प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो पहली ये वैक्सीन है, ठीक है, खासकर इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है, जिसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है। किसको ट्रांसफर किया गया है, 4 प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो बनाकर इसको बेचेंगी। तो सर इससे गवर्नमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि इसमें कुछ रॉयल्टी फिक्स कर ली गई होगी या इससे पैसे लिए गए होंगे उन कंपनियों से, तो उससे फायदा ये होगा कि
आगे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को और फंड मिल जाएगा और भी अच्छी अच्छी वैक्सीन ये बना सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो इनके पास नहीं है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये कंपनियों पर ही बेस्ड होती हैं, तो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देती हैं और उनसे कुछ पैसे या कुछ होगा प्रोसेस जिसमें वो उनसे रॉयल्टी ले सकती हैं और उसके बाद उसका पैसा जो है आगे फर्दर रिसर्च में खर्च किया जा सकता है। तो H9N2 जो है वो सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का, ठीक है। किसका सब टाइप है? इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है, और जो कॉज करता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, यानी H9N2 जो वायरस है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा को कॉज करता है, फ्लू जैसा खांसी जुकाम बुखार इसके जो सिम्टम होते हैं उसको कॉज करता है। इसके अलावा बर्ड फ्लू कॉज करता है, ठीक है। तो बर्ड फ्लू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो बर्ड फ्लू कॉज करता है ये वायरस H9N2, और ये जो है वो लगभग वाइल्ड बर्ड्स में जो जंगली मतलब एक तरीके से जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, तो उन चिड़ियों की लगभग 50 स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये मैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। मैमल्स में यानी कि कैट्स में, ह्यूमंस में, डॉग्स में, पिग्स में, इनमें भी ये पाया जाता है। कौन सा? H9N2। और क्या कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और अगर बर्ड्स में हो जाए तो इसे बोलते हैं बर्ड फ्लू कॉज करता है। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, अच्छा इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इस वायरस का ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, यानी कि अगर एक मुर्गी को हो गया तो दूसरी मुर्गी को हो जाएगा, या एक मुर्गी जो है वो मर गई इस वायरस की वजह से तो मरी हुई मुर्गी से जिंदा मुर्गी को हो जाएगा, और इस तरीके से पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये बर्बाद करके रख देता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब बर्ड फ्लू फैलता है तो पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है, फिर उसके बाद उनको मारना पड़ता है, सारी की सारी जो बर्ड्स होती हैं, जो सारी मुर्गियां होती हैं, उनको मारना पड़ता है, और उससे इंसान भी बच के रहता है क्योंकि इंसानों में भी ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैलता है, एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में भी फैलता है। तो इसको यानी कि H9N2 वायरस को स्प्रेड करने से बचाने के लिए या इससे बचने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, और ये वैक्सीन जो है वो ICAR निषाद ने बनाई है, और अब जो है वो फ्यूचर में इससे किसानों को बहुत फायदा होगा जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग पर बेस्ड उनकी इकोनॉमी है, तो उसको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे उनकी मुर्गियां जो हैं वो मरने से बच जाएंगी, और फाइनली जो है वो जो है अपनी उसकी वजह से उनको अपनी मुर्गियों को मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीमारी जब वैक्सीनेशन हुआ है तो वैक्सीनेशन की वजह से बीमारी फैलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीन की वजह से बहुत इस इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। तो वैक्सीन विल इंक्रीज इनकम ऑफ पोल्ट्री फार्मर्स बाय रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू डिसीज। तो डिसीज की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस अभी तक होता था वो अब कम हो जाएगा, और काफी हद तक कम हो जाएगा, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफी मदद मिलेगी। तो ये पहली वैक्सीन जो है इंडिजिनस पहली वैक्सीन, भारत में बनी पहली वैक्सीन बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन्स, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन की मदद से बसेस चलाई इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कार पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी हम लोग मेट्रोज जो चलेंगी वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है, ठीक है, और सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। और इसके अलावा ये ग्रीन भी है, यानी ग्रीन का मतलब ये एनवायरनमेंट को मिनिमम जो है वो नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब ये जलता है हाइड्रोजन जब जलता है तो वाटर वेपर निकलती है, और साथ ही साथ गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा और वाटर वेपर निकलती है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए में हार्मफुल गैसेस नहीं फैलाता, ठीक है, जिससे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस नहीं फैलाता, जिससे कि हमारे क्लाइमेट चेंज जिस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है वो ये नहीं फैलाता। इसकी वजह से ये ग्रीन एनर्जी मानी जाती है हाइड्रोजन को, और बहुत बेहतर एनर्जी है, ठीक है, बहुत बेहतर एनर्जी है। और मतलब एक तो इसका जो बर्निंग कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी मतलब जो है वो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ जो है ये ग्रीन एनर्जी है। तो ये दोनों तरीके से फायदेमंद है। तो हमारी कारों में, हमारी गाड़ियों में, हमारी बसों में तो यूज किया जा रहा है, साथ ही साथ अब ट्रेन में भी यूज किया जाएगा। तो जिस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाएगा उसको बोला जाएगा वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन इसे कहा जाएगा। और ये जो पहली ट्रेन है इसको डिजाइन किया जा रहा है और मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, डिजाइन भी किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की जाएगी। और माना जा रहा है कि पहली वंदे मेट्रो हाइड्रोजन
ट्रेन जो है वो दिसंबर 2023 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। दिसंबर 2023 में, 2022 चला है, लगे 1 साल लगेंगे, ठीक है। और इसकी जो डिजाइन है वो माना जा रहा है कि इसकी डिजाइन जो है वो रेलवे जो है, रेलवे मई और जून में ये पब्लिश भी कर देगा कि इसकी क्या डिजाइन होगी, किस तरीके की ये बनेगी। तो इसको मई और जून तक इस डिजाइन को पब्लिश कर दिया जाएगा, उसको दिखा दिया जाएगा, इंडियन रेलवे इसको शो कर देगी, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन्स मेक वेरी लिटिल नॉइज। सबसे पहली बात तो खास बात है, कोई बहुत आवाज नहीं करती। वैसे भी मेट्रो में अभी बहुत कम आवाज होती है, तब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत कम आवाज होगी। और साथ ही साथ कोई पोल्यूशन इससे नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के जलने से सिर्फ वाटर वेपर निकलती है और गर्म हवा निकलती है, इसके अलावा अदर ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो नहीं निकलती, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इमिट जस्ट स्टीम एंड इवेपोरेटेड वाटर, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ग्रीन एनर्जी से चलने वाली वंदे मेट्रो जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, पहली। अब आप कहेंगे सर क्या ये पहली पूरी दुनिया में होगी? क्या पहली पूरी दुनिया में ये इस तरीके की मेट्रो चलेगी या ऐसी ट्रेन चलेगी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसी अगस्त में जर्मनी ने पूरी दुनिया में पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को जो है ट्रैक पर उतार दिया। तो जर्मनी पहला कंट्री बन गया जिसने जो है वो सबसे पहली जो है हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो उतार दी है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन उतार दी है। और इसने फर्स्ट टाइम इन अगस्त में उतारा। और साथ ही साथ इसने पहली जो अपनी रन की, जो पहला इसने अपने ट्रैक पर चली है 1175 किलोमीटर, यानी 1175 किलोमीटर बिना रिफ्यूल किए, बिना हाइड्रोजन को रिफ्यूल किए, बिना हाइड्रोजन दोबारा भरे 1175 किलोमीटर, 1175 किलोमीटर ये इसने पहले रन में इसने उतनी दूरी को तय किया। तो इसका मतलब ये लंबी दूरी भी तय कर सकती है। तो ये नहीं है कि पता लगा हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही है तो 50 किलोमीटर पर रुक जाना, ना, लंबी दूरी भी तय, अगर एक बार फ्यूलिंग कर दी जाए तो लंबी दूरी की भी ट्रेनें हाइड्रोजन फ्यूल से चल सकती हैं। तो होप कि ये बहुत ही जबरदस्त होगी। और ये मैं आपसे होप करता हूं कि ये जितना भी आज हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया, जो भी इस हफ्ते भर की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उन सबको आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक न्यूज़ को, हर एक पढ़ाई को, हर एक नॉलेज को इंजॉय जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सक्सेस जो है वो बहुत दूर रहेगी। तो हर एक, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने जो एम है, अपनी जो किताबें हैं, अपनी जो नॉलेज है, ठीक है, जिसको नॉलेज है उससे आप प्यार करना चाहिए आपको, ठीक है। और जब आप उससे प्यार करने लगेंगे, जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। जब आप इंटरेस्ट पैदा होगा तो फिर आपको पढ़ाई बोझिल नहीं लगेगी। तो इसलिए बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए, मजा लेके पढ़िए। अरे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये ऐसा भी हो रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है। तो जब ये क्यूरियोसिटी आपकी बनेगी ना, तब आप हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक बुक को आप एंजॉय करेंगे। तो होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं टाइम की कमी की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।